मैं वज़ीर आला KP से दरख्वास्त कर रहा हूं कि अपने सूबे के गरीब आवाम के लिए कोशिश करो और सस्ता आटा दो। और सुन लो, अगर 24 घंटे में उन्होंने इसका जवाब न दिया तो ये खादम हाजिर है, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। जी, तो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म बड़े जज्बाती अंदाज में ये कह रहे थे महंगाई के हवाले से कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। और तमाम हुकूमती इत्तेहादी इस बात की कोशिश में हैं कि महंगाई के हवाले से आवाम को मुतमईन कर सकें। और बहरहाल एक हद तक उनका ये जो मौक़िफ़ है कि उसमें किस हद तक सच्चाई है कि माजी की हुकूमत इतनी सुरंगें बिछा चुकी हैं कि उनके लिए बजट बनाना और मईशत को चलाना मुश्किल हो गया है। मेरे साथ इंतहाई मोहतरम मोअज़्ज़ज़ और सीजन्ड मुमताज़ माहिर मईशत बल्कि अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अगर मैं बराह रास्त आप पर इस सवाल पर आ जाऊँ कि एक ऐसे वक्त में जबकि डॉलर तो है ही 202 रुपये का, महंगाई भी अपने कहते हैं रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, पेट्रोल बहरहाल मजबूरन 60 रुपये तक लाना पड़ा, आटा, घी, दही, दूध जिस चीज़ों पे देखें उस पर कर रहे हैं, कुछ कटौती करी, तो ये हुकूमत एक हफ़्ते बाद कैसा बजट बनाएगी? और हम और आप सुनते रहे हैं बरसों से आवाम दोस्त बजट, कुछ लोग कहते हैं कि आवाम कमर तोड़ बजट। तो इन हालात में क्या ऐसा कोई बजट बना सकेगी कि जिसके समरात से आवाम को मिल सकेंगे? मोहतरम डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट जो है अगले तकरीबन 4 दिन में आने वाला है और सवाल ये पैदा होता है कि इस बजट का जो ढांचा है वो क्या होना चाहिए। बात आपने बिल्कुल मुनासिब की कि कीमतों में काफ़ी तेज़ी से इजाफ़ा होता रहा है और अब जबकि उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ाई हैं, एक तरफ पेट्रोल की कीमतें, दूसरी तरफ बिजली और फिर अब गैस भी बढ़ाने वाले हैं, तो इसके नतीजे में जो अफरात ज़र की रफ़्तार जो पिछले महीने 13-14% की रेंज में थी, खुदा न खास्ता वो अब अनकरीब 22 से 23% तक भी जा सकती है और इससे नुमाया तौर पर आवाम की ज़िंदगियों में बहुत ज़बरदस्त परेशानी में इजाफ़ा हो सकता है। तो बजट किस तरह का होना चाहिए? बजट जो है वो इस तरह का, उसमें एक ढांचा होना चाहिए कि पहली दफ़ा पूरे तौर पर कोशिश की जाए कि यह मुल्क की जो शुरफा हैं, जो अमीर तबका है, जिनको बेशुमार मराद मिल चुके हैं और कंसेशन, एग्जम्पशन, रीबेट, एमनेस्टी, हर तरह के फ़ायदे उन्होंने उठाए हैं हमारे माशी हालात से। हमारा तो अंदाज़ा यह है कि मैंने तो किताब में भी अपनी लिखा है कि तकरीबन 2000 अरब के हमने टैक्स के मराद दिए हुए हैं अपने अमीर तबके को। अब उन पर आपको टैक्स वाज़े तौर पर बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी पे बढ़ाना पड़ेगा, कैपिटल गेन पे बढ़ाना पड़ेगा, आपके ज़रे आमदनी पे बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी इनकम पे बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये अब करना ही पड़ेगा और अगर आप जितना पैसा वहाँ से उठाएंगे उतना पैसा आप रिलीफ में दें। अब इस वक्त अंदाज़ा ये है कि जो हुकूमत ने 28 रुपये जो अरब हर महीने देने का प्रोग्राम बनाया है पेट्रोल के बढ़ने के बाद, वो और जो हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो पिछले काफ़ी अरसे से जारी है, इन दो को मिला लें तो तकरीबन आपको 600 अरब इस पे ख़र्च करना है।
हमारा अंदाज़ा ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में मुनासिब कीमतों की कमी और अशिया की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम 50 अरब आप यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए रखें और 50 अरब पेस्को के लिए रखें, तो 700 अरब की रिलीफ हमें देना है। बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। यही 700 अरब की एडिशनल टैक्सेशन अमीर तबके से उठाना अब बहुत ज़रूरी है, ताकि एक तरह से अदम मसावात का निज़ाम में कुछ इजाफा हो और इंसाफ में भी कुछ हमें नज़र आए, लोग मुतमईन हों कि उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है और जो सबसे अमीर तबका है उनसे जो मुनासिब टैक्स, कोई हैवी टैक्सेशन है, ये मरात कम करने वाली बात है। इंशाल्लाह अगर ये हो जाए तो बजट मैं समझता हूँ बहुत मुनासिब। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा क्यों नहीं हुआ? माजी की हुकूमत ये कहती रही और उनसे इसलिए उम्मीद थी कि वो शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकाबले में मुख्तलिफ थी, और मुझे याद है कि जब जलसों जुलूसों में उस पर बड़े तालियां बजती थी कि वो कहते थे कि गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे। ऐवान सदर वही है जिसमें गालिबन 500 में से 400 तो माली हैं और शायद 85 करोड़ का बजट था लास्ट ईयर। ऐवान वज़ीर आज़म, ऐवान सदर के 80-85 करोड़ सालाना के अलावा चारों गवर्नर हाउस, चारों जो हैं हमारे वज़ीर हाउस, इनके अखराजात भी इतने हैं। वजारतें भी जो हैं हमारी पाकिस्तान में देखा हमने 8 होती थी, 16 होती थी, गालिबन शायद 52 या 56 जो है वज़ीर मुमलिकत वजारतें हैं। आपके ख्याल में कुछ लोग कहते हैं नहीं ये ख़त्म कर भी दें, ये कॉस्मेटिक रहेगा, इस तरह के अखराजात ख़त्म करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैसे आप ये समझते हैं, वो जो आप भी कह रहे हैं कि 2000 अरब की मराहत हम अशराफिया को देते हैं, तो चलें आप सेरेमोनियली यानी लोगों को दिखाने के लिए ये कदम क्यों नहीं उठाते? ये गवर्नर हाउस से, ये ऐवान वज़ीर आज़म, ये बड़े बड़े दफातर, उनकी शान और शौकत, उनके सामने खड़ी हुई गाड़ियाँ। डॉक्टर साहब ये सब वक्त आ गया है कि हमें कटौती करनी है। मैं आपको कुछ अदाद शुमार पेश करता हूँ जिससे यकीनन परेशानी में इजाफा होगा। अच्छा, आपको हैरत होगी ये बात सुन कर के सिर्फ पेंशन पर हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट के सिविल मिलिट्री लोग जो हैं और हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब पर सालाना पेंशन अब सिर्फ, आपको हैरत होगी, 1 खरब तक पहुंच चुका है। 1000 अरब, 1 खरब सालाना, 1000 अरब पेंशन पर सिर्फ 1 खरब सालाना जी। ओके। दूसरी तरफ आप आ जाइए, हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जिसमें रेलवे है, पीआईए है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वगैरह वगैरह वगैरह, बजट से हमें इन्हें सालाना 850 अरब देना पड़ता है। 850। अब कैसे चलेगा निज़ाम आपका? तीसरी तरफ आप आ जाइए और ये देखिए कि आपका जो ज़री शोबा है उसमें पाकिस्तान एक ऐसा गैर मामूली मुल्क है जिसमें 1% ज़मींदार 22% ज़मीन उनके हाथ में है। ये हमारा एग्रीकल्चरल सेंसस जो है वो खुद कह रहा है। उनकी आमदनी जो है सालाना नेट जो है हर खर्चे के बाद 850 अरब के लगभग है, और टैक्स कितना देते हैं वो? एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स 2 अरब, 850 अरब में से 2 अरब। दूसरी तरफ शहरों पे आ जाइए, महलों में जो 2-2, 3-3 कनाल के घरों में लोग रहते हैं सारे बड़े शहरों में वगैरह, सालाना जो रेंटल वैल्यू है इन प्रॉपर्टीज की कम से कम 650 अरब है। और हमें प्रॉपर्टी टैक्स से कितना मिलता है? सिर्फ 9 अरब। ये कौन सा निज़ाम है? और दूसरी तरफ आप चीनी और घी पर 70 अरब टैक्स उठा रहे हैं। ये बात खुद जब मैं देखता हूँ ये अदाद शुमार तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि हमारे पाकिस्तान में अदम मसावात को इस हद तक हम भूल चुके हैं।
क्यों करते हैं डॉक्टर साहब ऐसा? तो आप मुझे डॉक्टर साहब, बताइए क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये पाकिस्तान के आवाम के वोटों से इलेक्ट नहीं होते हैं? क्या ये कोई खलाई मखलूक हैं? ये कोई अंग्रेज़ हैं या कोई बाहर से आए हुए हैं? क्या इन्हें एहसास नहीं है? सॉरी टू से यही बहुत सादा सा सवाल किया जाएगा, क्यों डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल, देखिए बात यह है कि हम सब तो पाकिस्तानी, अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत दी, हमारे जो मिलिट्री के जनरल थे और हमारे जो सियासतदान हैं, लीडर्स, उन्हें क्या इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मुल्क में अदम मसावात का पहलू ख़त्म हो चुका है, हैरत अंगेज़ हद तक ख़त्म हो चुका है। मैं आपको और बेशुमार आदाद शुमार दे सकता हूँ कि नाइंसाफ़ी की हद हो चुकी है। पिछली हुकूमत ने चीनी पर टैक्स 7% था, उसको पूरा बढ़ा के 17% कर दिया। वेजिटेबल घी पर हम ड्यूटी लगाते हैं, एडिबल ऑयल पर, और उसके ऊपर फिर सेल्स टैक्स वगैरह। तो देखिए, खाने पीने की अशिया पर सारी दुनिया भर में टैक्स नहीं होते हैं। टैक्स आमदनी पे होती है, अमीर लोगों की आमदनी पर। यहाँ उल्टा निज़ाम है। तो इसलिए मैं क्या कहूँ आपसे, हम किताबें लिखते हैं, हमारा तो यही फ़र्ज़ है। मैंने पिछली किताब में स्टेट कैप्चर बाय द एलीट पे बहुत काम किया है, वाज़े किया है, बताया है, मगर हमारे मुल्क में कौन देखता है, और इस बात का बड़ा अफसोस है। पढ़ते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, समझते भी नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक अहम सवाल करूंगा डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे ब्रेक के बाद इजाज़त दें, क्योंकि हर हुकूमत का आपने देखा होगा, उनके इक़्तिसादी मैनेजर्स का ये मौक़िफ़ होता है कि माजी में ये हुआ, अभी भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। इसमें कितनी हकीकत है कि माजी की हुकूमत ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा चुकी है, बिछा कर गई है, IMF से ऐसे मुआहदे किए हैं जिसके सबब उनके लिए मुमकिन नहीं कि 45 दिन में जो है वो महंगाई को कम कर पाते। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। डॉक्टर हफीज़ पातशाह हमारे साथ हैं। मुजाहिद बलवी एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है। मुमताज़ माहिर मईशत तो तमाम सर्द व गर्म देखे हैं हमारे मोहतरम डॉक्टर हफीज़ पातशाह से। ब्रेक से पहले इतने हौलनाक वो अदाद शुमार दे रहे थे हमको, बड़ी किताब भी उनकी मुस्नद है। कहते हैं जी 1 खरब तो हम अपने फ़ौजी और सिविलियन अफसरान की पेंशन में देते हैं, और तकरीबन 2000 अरब जो है डॉक्टर साहब का कहना था जनाब जो है वह अशराफिया के पास चला जाता है। ज़िम्मेदार तबका जो है शायद 2 अरब भी तकरीर था। डॉक्टर साहब, जो ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि मौजूदा हुकूमत का ये बयानिया है कि वो जो बारूदी सुरंगें बिछा गए, वो जो IMF से मुआहदे कर गए, उसके सबब हमारे लिए इतने मुख्तसर अरसे में ये मुमकिन नहीं। क्या ये हकीकत है? पहले तो मैं ये कह दूं कि पिछली हुकूमत ने एक बहुत अहम चीज़ में माशाल्लाह काफ़ी कामयाबी हासिल की थी। 3 साल के दौरान में जब वो आए थे, उस वक्त तिजारती खसारा 19 अरब डॉलर पे छोड़ के गई थी उस वक्त की हुकूमत, और माशाल्लाह 3 साल में वो कम होते होते पिछले साल 2 अरब डॉलर पे रह गया था। हुआ ये है कि उसके बाद में मसला इसलिए खड़ा हुआ है कि जब हमारी ग्लोबल इकॉनमी कोविड के बाद रिकवरी का प्रोसेस शुरू हुआ, और उसके बाद में ये जो जंग छेड़ी गई है रशिया यूक्रेन वाली, आसमान तक पहुंच गए हैं कमोडिटी की कीमतें। अब आप ये देखिए, आज तेल की कीमत 120 डॉलर तक पहुंच चुकी है फी बैरल। तो ये जो खसारा पैदा हुआ है इस साल, रवा साल, उसमें हुकूमत की पॉलिसीज़ का कोई दखल नहीं है। इसमें ज़्यादा असर बाहर की कीमतों का है। जिस चीज़ पे मुझे अफसोस से कहना पड़ता है पिछली हुकूमत के बारे में, कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा आप आइए और टैक्स रिफॉर्म्स पे हमें एक प्रेजेंटेशन दीजिए, कोई 1.5 साल पहले।
मैंने बड़े जिस तरह के आदाद शुमार मैंने आपको कुछ अभी बताए हैं, मैंने सारे इकट्ठा करके 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब कोई 30 मरतबा वेरी गुड कहते रहे। उसके कुछ अरसे के बाद बजट आया, उसमें एक चीज़ भी शामिल नहीं हुई। उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि हुकूमतें उन लोगों के हाथ में हैं जिनको टैक्स देना चाहिए, मगर चूंकि वो एक ऐसे पोजीशन में होते हैं तो वो कोशिश करके ऐसे तब्दीलियां लाते हैं टैक्स लॉज में जिसके नतीजे में मराद में इजाफा होता है, कमी कभी नहीं होता। आपको याद होगा 80 की दिहाई में एक वेल्थ टैक्स का निज़ाम हमने शुरू किया था जी। 97 में मैं जब वज़ीर था तो मैंने एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के लॉ ले आया था, मगर आप सोचिए 2002 में वेल्थ टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पेपर पे है, कलेक्शन ना होने के बराबर है। तो इस तरह के निज़ाम में एक तरफ रेवेन्यूज़ इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, शरफा को मराद दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ खर्चों में बेशुमार इजाफा है। मैंने तो आपको डिफेंस के खर्चे का बताया नहीं, तकरीबन अगर आप सिविल आर्म फोर्सेस और मुख्तलिफ लगा लें, सबको एडअप कर लें, पेंशन मिला लें, तो ये तकरीबन 2000 अरब के करीब पहुंचता है। वो तो कहते हैं हम दुनिया के मुकाबले में 2% से ज़्यादा भी नहीं। सबसे वो तो ये कहते हैं कि विद कंपेयर टू इंडिया एंड अदर कंट्री हमारा 2.5% है। हम तो सिर्फ 11 अरब पता नहीं इतने डॉलर खर्च कर रहे हैं, बाकी तो ये देखिए। वो तो कहते हैं जी ये दलील देते हैं। दरअसल बात यह है कि यकीनन हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, इसलिए वो खर्च करता है, मगर जीडीपी का परसेंटेज ले लें आप, पाकिस्तान 4% लगाता है। अच्छा। और हिंदुस्तान बड़ों के अब तकरीबन 3% पे आ चुका है। और बिल्कुल आप भी ठीक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का खर्चा डिफेंस पर हमसे 7.5 गुना हो चुका है। हम जब हुकूमत में थे तो हमने कोशिश करके रेशियो 1:3 रखा था, अब वो 1:7.5 हो चुका है। और उसकी एक और वजह यह है कि 90% आपका डिफेंस का खर्चा कर्जों से पूरा कर रहे हैं आप पिछले कुछ सालों से। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस तरह का इंतज़ाम है? और IMF हमें बड़े मीठे अंदाज में कहता है बजट खसारा कम करो, तो सबसे बड़ा आइटम सूद के बाद डिफेंस है। तो देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत परेशान कुन है। क्या किसी मुल्क का डिफेंस 90% कर्जों पे आप खर्चा करके गुजारा करते हैं? ऐसा कभी नहीं होता। डॉक्टर एक और ये वजह ये है कि जो हमारे दोस्त मुल्क हैं, मैं कंपेयर करता हूँ, जैसे मैं सॉरी टू से बड़ा सिफारती मुताद रहता हूँ, जैसे चाइना और सऊदी अरब। अब बायलैटरल ट्रेड चाइना और पाकिस्तान की 10 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं, उसके मुकाबले में उनकी बायलैटरल ट्रेड 100 बिलियन डॉलर से शायद ज़्यादा है। मुझे करेक्ट कर दिए। सऊदी अरब के बारे में भी ऐसी सुना है कि जी उन्होंने 100 बिलियन डॉलर शायद अभी जाके दे रहे हैं, बल्कि खुद शहजादा साहब ने भी किया। हमें 2 अरब डॉलर भी देते हैं, वो भी कहते हैं आपको ये रखने के लिए, खर्च करने के लिए नहीं है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो एक फॉरेन पॉलिसी होती है, और एक और भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो 86 सिफारतखाने हैं, गालिबन 1500 मिलियन डॉलर मैं सुना था उन पर खर्च हो रहे हैं। 10 मुल्कों के अलावा कितना ये लोगों ने एक्सपोर्ट लेके आए हमारे पास, इन्होंने कितना करा। तो ये जो एक फॉरेन रिलेशन के जो यानी मैं शायद इन्हीं बहुतात अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं, अगर आप इजाज़त दें, तो ज़रा मुख्तलिफ बातें कर रहा हूँ आज मैं। देखिए, पाकिस्तान ने जो चाइना के साथ एक फ्री ट्रेड पैक्ट किया था काफ़ी साल पहले, आपको याद होगा, फिर 2016 में उसको हमने और बढ़ाया था। आप ये देखिए कि इस वक्त चाइना हमें एक्सपोर्ट कर रहा है 16 से 17 अरब डॉलर, ठीक, और हम उन्हें कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं? मुश्किल से 1.5 से 2 अरब डॉलर। ये किस तरह का ट्रेड पैक्ट है? वन साइडेड,
अभी तो वक्त आ गया हमें उनसे पूछना है कि भाई हमने ट्रेड पैक्ट आपके साथ किया, हमें तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वैल्यू एडेड चेन में आप हमें शामिल करेंगे, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल्स में। आप हमसे यान तक नहीं खरीद रहे, वियतनाम से खरीद रहे हैं, जबकि हमारे साथ एक बड़ा वाज़े फ्री ट्रेड पैक्ट है। दूसरी तरफ आ जाइए आप, एक चीज़ जो है जिसने हमें हेल्प किया है वो है GSP प्लस, जिस यूरोपियन यूनियन ने हमें कुछ साल पहले दिया था। हालांकि हम एलिजिबल नहीं थे, मगर चूंकि हमारे यहाँ हालात बहुत ख़राब थे टेररिज्म वगैरह की वजह से, तो यूरोपियन यूनियन ने हमें दिया और उसमें हमें कंसेशनल ड्यूटीज़ पे एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। और तकरीबन सिर्फ इन मुल्कों पर हम 30% हमारे एक्सपोर्ट्स वहीं चले जाते हैं और हमारा सरप्लस है उनके लिहाज से। तो पाकिस्तान को यकीनन अपने फॉरेन पॉलिसी को ट्रेड पॉलिसी से इंटीग्रेट करना है। और मैंने आज एक मुख्तलिफ बात की है कि चाइना से हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भाई फ्री ट्रेड पैक्ट जो है उसमें थोड़ा बहुत बैलेंस तो होता है, ये नहीं कि 8 गुना एक पार्टी कर रही है, दूसरे पार्टी को सिर्फ एक। ठीक, वो खैर हम पर सिपेक का कहते हैं जी, देखें इतना बड़ा 52 और 54 बिलियन डॉलर हमने दिए, आप वो खत सियासत की तरफ चला जाएगा। सिपेक 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 लोग कहते हैं जी, उसके सम्राट बहरहाल बलूचिस्तान ख़ासतौर उस हवाले से नीचे तक तो नहीं पहुँचे, मुझे नहीं पता कहाँ गए वो 54 बिलियन डॉलर जैसी ह्यूज रकम, गालिबन 34-35 अरब डॉलर उसमें खर्च भी हुआ है। बहुत मुख्तसर, ताकि मैं एक कंक्लूडिंग सवाल भी कर सकूं डॉक्टर साहब। जी, आप सवाल कर रहे हैं सिपेक। हेलो, मैं कहता हूं डॉक्टर साहब सिपेक जी, सिपेक का क्या हुआ? सीपेक में पोजीशन ये रही कि अल्लाह के फजल से एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम नेगोशिएट किया गया था और उसके 2 या 3 स्टेजेस थे। सबसे पहला स्टेज था इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हाईवे ऑफ कोर्स डेवलपमेंट सीपेक का, और सेकंड स्टेज पर इन्वेस्टमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और माशाल्लाह हमारे चाइनीज़ कंपनियों ने तकरीबन 8 से 10 हज़ार मेगावाट लगाए और उसकी वजह से हमारे जो डॉक्टर साहब तो यही तो इशू है। वो तो कह रहे हैं कि ये तो गली गली मोहल्ला मोहल्ला जो कैमरे लेके जा रहे हैं, लोड शेडिंग कहते हैं जी। 7,770 का अभी भी शॉर्टफॉल है लोड शेडिंग। उसकी वजह मैं बताऊं आपको क्या है। वजह 2 है। वजह यह है कि आपने मुनासिब क्वांटिटी की जो फ्यूल रिक्वायरमेंट्स है वो बाहर से नहीं मंगवाई हैं। ओके। और अब तो एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया है कि शायद डॉलर्स की कुछ कमी हो गई है, इसलिए कि LNG की कीमत 6 गुना हो गई है और ऑयल की कीमत 2 से 3 गुना हो गई है। तो नतीजा ये है कि आपके पास फंड्स नहीं है कि आप पूरे तौर पर जो फ्यूल सप्लाई चाहिए कैपेसिटी को इस्तेमाल करने के लिए। और दूसरी तरफ मुझे ज़रा शर्म आ रही है ये कहते हुए कि चाइनीज़ कंपनीज़ को पेंडिंग पेमेंट्स 300 अरब के हैं। ओके। आपने पेमेंट ही नहीं की है, ये सर्कुलर डेट का जो हिस्सा है। तो ऐसे निज़ाम में जिस तरह इतनी पोर गवर्नेंस है पावर सेक्टर में, मैं तो इसको बाज़ वक़्त कहता हूँ ये पाकिस्तान का ब्लैक होल है, यानी कि काला सुराख। ये हालात हैं। एक तरफ मसला नहीं है, हर तरफ जब आप आंख उठा के देखें तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ में मसला खड़ा नजर आता है। अगर मैं आखिर में आपसे डॉक्टर साहब कंक्लूडिंग वर्ड ये पूछूं कि बजट बनाने से पहले, और आप अगर सॉरी दूसरे वो पहले भी लोग कहते थे एक सुनता नहीं है दूसरे समझता नहीं है, इनके बारे में कहा कि आप कोई भी गुफ्तगू करो स्क्रीन पर क्रिकेट का मैच चल रहा होता था। चले अब अभी आप 4 दिन रह गए बजट में, 1 2 3 चीज़ें तो फौरी तौर पर बता सकते हैं ना आप इनको कि ये कर दिए ये कर दिए ये कर दिए, ताकि आम आदमी पर बोझ कम हो सके। डॉक्टर पाशा साहब, सबसे पहले जो मैंने पहले कहा कि एक ऐसा बड़ा रिलीफ पैकेज लाएं जो पिछले साल के रिलीफ पैकेज से 3 गुना बड़ा हो। ओके। और उसके 4 हिस्से हों।
एक तो जो पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद 2000 रुपये फ़ी घराने के लिए आपने मुकर्रर किया, वो जारी रखें पूरे साल। दूसरा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो पैसे आप पिछले साल भी देते रहे वो भी जारी रहे। और तीसरी चीज़ कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में चीज़ें मौजूद हों और मुनासिब कीमत डिस्काउंट हो, उसके लिए 50 अरब रखें। और चौथी चीज़ के जब गंदम प्रोक्योर करें उस पर सब्सिडी दें और 50 अरब उसमें पैस्को को दें। कुल 700 अरब, 3 गुना पैकेज। ठीक। साथ साथ टैक्सेशन अमीर तबके से 3 गुना इजाफा एडिशनल रेवेन्यूज़ में। 700 अरब आपको उठाना है इनकम टैक्स में, वेल्थ टैक्स में, कैपिटल गेन्स में, रेंट्स वगैरह, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। ये आप कर लेंगे तो मैं ये खुशी से कहूँगा कि ये हमारे तारीख़ का एक ज़बरदस्त बजट पेश किया गया है, जिसके नतीजे में अदम मसावात का पहलू आया कि पहली दफ़ा टैक्सेस बढ़ाए गए अमीरों से और गरीबों को रिलीफ पैकेज के थ्रू पूरा पैसा पहुंचाया गया। शुक्रिया डॉक्टर पाशा साहब, आपको इल्म है डॉक्टर साहब एक पूरी अथॉरिटी है, इंस्टीट्यूशन है, अगर पूरा घंटा भी मैं गुफ्तगू करता रहूँगा फिर भी इसमें तिश्नगी रहेगी। लेकिन आपने डॉक्टर साहब ने फैक्ट फिगर के हवाले से हमारे हुक्मरानों को एक आईना भी दिखाया है, तजावीज़ भी दी हैं, हकीकत पर मबनी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिर आपको खुशामदीद कहता है। और पेट्रोल बम तो गिरा ही, 60 रुपये का गैस भी सुना है, बिल्कुल नायाब है। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि लोड शेडिंग, जिसका दावा किया जा रहा था कि जनाब जो चीनी माहदे के बाद गालिबन लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है, तकरीबन 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। हमारे साथ जोहेब जीजा मौजूद हैं। जोहेब, कराची में क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, दुकानें बंद होंगी, फैक्ट्रियाँ चलेंगी नहीं, कारोबार नहीं होगा, तो और क्या सूरत हाल है और क्या के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है इस लोड शेडिंग के बारे में? जो है जी जी देखिए, बिल्कुल मुजाहिद साहब, 8 से 10 घंटे तो मेरा ख्याल है काफ़ी कम है। मैं आपको बताऊं, कराची के ऐसे इलाके हैं जहां पर कम से कम 18 से 20 घंटे जो है वो लोड शेडिंग गैर एलानिया होती है। बल्कि ये अगर कहा जाए कि वहां पे लाइट कब होती है तो ये शायद मुझे बताना आपको मुश्किल होगा, लेकिन ये बताना बहुत आसान है कि कराची में गैर एलानिया और लोड शेडिंग जो है वो कितनी होती है। हम शुरू करते हैं ओल्ड सिटी एरिया से। अगर हम ओल्ड सिटी एरिया से ले तो इसके अंदर लियारी भी शामिल है, इसमें शू मार्केट भी। ये कराची से पहले, कराची कायम होने से पहले ये इलाके आबाद हैं, लेकिन यहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो कम से कम 16 से 18 घंटे जो है वो यहाँ पर लाइट जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, आगे आ जाए शू मार्केट की, रामसामी की, पाक कॉलोनी साइड एरिया, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, इसके अलावा और अगर आगे चले जाए मंगो पीर, नार्दन एरिया, ये पूरी वो पट्टी है जहाँ पर बिजली कब होती है ये बताना मेरे लिए आपको बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वहाँ पर बिजली सिर्फ जो है वो 4 से 5 घंटे होती है, इसके अलावा मुकम्मल तौर पर वहाँ पर बिजली नहीं होती। पोश इलाके जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो लोड शेडिंग से इस्तिस्ना है जिनको हासिल है, उन इलाकों में भी कम से कम जो है वो 8 से 10 घंटे का जो दौरानिया वो लोड शेडिंग का इस वक्त हो रहा है। लेकिन जोहेब मुझे यही तो बताइए, जोहेब आप ये तो सब वो बता रहे हैं, लेकिन ये भी ज़रा मुझे बताइए कि ज़रा आप जब इधर साहिल समंदर की तरफ निकलते हैं, जो बेशुमार दुकानें हैं और जो कढ़ाइयाँ बिक रही हैं, फिर बड़े बड़े हॉल हैं, तो इनमें ये यकीनन कुंडे लगे होंगे, इन पर क्यों नहीं असर आता? इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जो कुंडा लगाते हैं बगैर? हम आप तो पैसे दे के भी बिजली नहीं मिलती, तो इस तरफ भी आपने गौर किया? ये सवाल नहीं आता कि ये जो हज़ारों की तादाद में जो खुले हुए हैं हमारे सड़कों के किनारे, जहां मैंने कहा ना कुंडे के जरिए लाइट जलाते होंगे ना? जी जी बिल्कुल, वहाँ का भी सर्वे किया है, बल्कि वहाँ का भी किया है। इसके अलावा इसी तरह से मुख्तलिफ इलाकों का भी, जहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, इस तरह के रेस्टोरेंट्स बेशुमार बने हुए हैं। बिल्कुल आपने जो है वो इसका सही तरफ इशारा किया कि वहाँ पर जो कुंडा सिस्टम लगा हुआ है उसका खमियाजा भी आप और मेरी जैसी आवाम और जो दूसरी आवाम है उनको भुगतना पड़ता है। ओवर बिलिंग जो लोगों की आती है वो इसी वजह से आती है कि वो कुंडे लगा रहे होते हैं और इसका जो असर होता है वो आम आदमी पर पड़ता है, जिसका बिल जो है वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये आता है।
जबकि उनके खिलाफ जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से किसी भी किस्म की कार्रवाई जो है वो देखने में नहीं आती है, बल्कि ऐसा लगता है कि उनको मजीद सहूलियात जो है वो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो फराहम की जा रही है। आप सही कहते हैं कि अगर 31 तारीख गुजरती नहीं कि बिजली कट जाती है, एक आदमी जो बिल देता है, लेकिन अगर आप सड़क के किनारे दूसरी तरफ चले जाएं, चाहे पूरे गुलशन इकबाल, गुलिस्तान और पुराने शहर में सैकड़ों की तादाद में दुकानों पर कुंडे लगे हुए, रोशनियों की बहार आई हुई होती है और के इलेक्ट्रिक के हुक्काम को ये नज़र नहीं आता। लोड शेडिंग का मसला सड़कों पर लोगों को ले आया है, हुक्मरानों को गौर करना चाहिए। पेट्रोल, गैस और फिर लाइट बजट में क्या देंगे लोगों को। इसी के साथ ही GTV से मैं मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।